नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, फिजिक्स इट्स इजी में आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 11 के अध्याय 13 अणुगति सिद्धांत और इसका अभ्यास क्रमांक है 10। इसमें दिया गया है नाइट्रोजन गैस के एक सिलेंडर में 2 एटीएम दाब एवं 17 डिग्री सेल्सियस ताप पर नाइट्रोजन गैस के अणुओं की माध्य मुक्त पथ तथा संगठित आवृत्ति का आकलन कीजिए। ठीक है, दाब का मान दिया हुआ है P बराबर 2 एटीएम 2 गुणित 1.013 गुणित 10 की घात 5 पास्कल, ये दाब हो गया। और ताप का मान दे रखा है 17 डिग्री सेल्सियस यानी कि 290 केल्विन लिख देते हैं। और गैस कौन सी भरी हुई है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का अणुभार होता है, दिया हुआ है इसने 28। हमें ज्ञात क्या करना है? माध्य मुक्त पथ। अगर माध्य मुक्त पथ को हम स्मॉल एल से प्रकट करें तो वो ज्ञात करना है। संगठित की आवृत्ति का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले एक काम करते हैं, ये दोनों मान निकाल लेते हैं। तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी Vrms की। Vrms बराबर लिख सकते हैं यहाँ पर 3RT/m। तो Vrms बराबर हो जाएगा, आप यहाँ मान रख दें, 3 गुणित 8.31 गुणित 290 और m का मान है 28 ग्राम, तो उसको केजी में बदलना पड़ेगा हमें। 28 गुणित 10 की घात -3। तो इस सबको हल करेंगे तो हमें Vrms यानी कि वर्ग माध्य मूल मान आ जाएगा और ये आता है 508.26 मीटर प्रति सेकेंड। ये वर्ग माध्य मूल चाल आ गई। ठीक, माध्य मुक्त पथ निकाल लेते हैं। तो माध्य मुक्त पथ हमने उसको L से प्रकट किया है, तो इसका जो सूत्र होता है वो है kT/√2 d² × P। P दाब है, D जो है वो नाइट्रोजन अणु का व्यास है। तो जैसे कि त्रिज्या इसने दे रखा है 1 एंगस्ट्रॉम, तो व्यास 2 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। यहाँ D का मान 2 एंगस्ट्रॉम या 2 गुणित 10 की घात -10 मीटर लेना है हमें। P का मान हमें मालूम है, T का मान मालूम है, K का मान भी मालूम है, तो हम इन सब मान को रखकर L के मान की गणना कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1.38 × 10⁻⁻23 इंटू 290 बटे वर्गमूल 2 गुणित 10 की घात -10 और P का मान है 2.026 गुणित 10 की घात 5। अब आप इन सबको हल करके औसत माध्य पथ जो है वो निकालेंगे तो उसका मान आता है 1.11 गुणित 10 की घात -7 मीटर। औसत माध्य पथ से तात्पर्य होता है कि दो टक्करों के बीच में स्वतंत्रता पूर्वक अणु द्वारा तय की गई दूरी। एक बार टकरा के जब दूसरी बार वापस टकराएगा तो उसके बीच में इतनी दूरी वो तय कर लेगा। तो दो टक्करों के मध्य लगा समय दो टक्करों के मध्य लगा समय, अगर इस समय को हम T1 से प्रकट कर रहे हैं तो T1 बराबर क्या हो जाएगा? L/Vrms। इसकी सहायता से T1 का मान आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.11 गुणित 10 की घात -7 और Vrms का मान है 508.26, यानी कि दो टक्करों के बीच लगने वाला माध्य समय जो है वो है 2.18 गुणित 10 की घात -10 सेकेंड। तो इतना समय लगेगा दो टक्करों के मध्य। तो संगठित की आवृत्ति क्या हो जाएगी? संगठित की आवृत्ति हो जाएगी F बराबर 1/T1। हम यहाँ पर T का मान रख देते हैं 1/T1 का मान है 2.18 गुणित 10 की घात -10। तो यहाँ से F का मान आ जाएगा, हम इसको ऐसा लिख दें 100 गुणित 10 की घात 8 बटे 2.18 और जब आप इसे हल करेंगे तो ये मान है 40.58
58 गुणित 10 की घात 8 या f बराबर हो जाएगा 4.058 गुणित 10 की घात 9 हर्ट्ज। अर्थात ये आवृत्ति होगी संगठ्य की। अब आगे कहता है कि संगठ्य काल की तुलना अणुओं द्वारा दो संगठ्य के बीच स्वतंत्रता पूर्वक चलने में लगे समय से कीजिए। संगठ्य काल क्या है ये निकालना है हमें पहले, फिर हमें तुलना करना है T1 के साथ में कि संगठ्य काल और दो संगठ्य के बीच जो लगा समय है वो उन दोनों में क्या अंतर है। ठीक, तो संगठ्य काल किसे कहेंगे? संगठ्य काल को यदि T2 से प्रकट करें तो ये T2 बराबर हो जाएगा 2R/VRMS, यानी कि दोनों जब पास पास आएंगे और दोनों के बीच की दूरी d के बराबर होगी तो उस समय जो समय लगेगा उनको इस चाल से आ रहे हैं तो वो संगठ्य काल कहलाएगा। यानी कि d का मान है हमारा 2 गुणित 10 की घात -10 और VRMS का मान है हमारा 508.26। तो इसको हल करने पर T2 का मान प्राप्त हो जाएगा और ये T2 प्राप्त हो रहा है 3.93 गुणित 10 की घात -13 सेकेंड। संगठ्य काल 3.93 गुणित 10 की घात -13 सेकेंड है और दो टक्करों के बीच लगा समय 2.18 गुणित 10 की घात -10 सेकेंड है। यदि हम इन दोनों की तुलना कर लें तो T1/T2 बराबर 2.18 गुणित 10 की घात -10 बटे 3.93 गुणित 10 की घात -13 और इसको हल करने पर प्राप्त हो रहा है 554.7 554.7। ये हमारा अंतिम उत्तर है। तो हमारा एक आवृत्ति वाला उत्तर ये है, फिर औसत मुक्त पथ या माध्य मुक्त पथ ये आंसर है हमारा। तो ये सारे आंसर हो गए। धन्यवाद।